प्लैटिनम पब्लिकेशन से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। विज्ञान, गल्प और फैंटेसी, कितनी हकीकत, कितना फसाना, थोड़ा किस्सा थोड़ा ज़माना। तो ये ऐसा है कि बचपन से हमें जनरल नॉलेज से शुरू करके फिर जनरल साइंस, फिर फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, एक पूरा बचपन जाता है एक्चुअल साइंस पढ़ने में। और उसी के बीच हम पढ़ रहे होते हैं साइंस फैंटेसी कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ है। साइंस फिक्शन शुरू होता है 1980s में, जब पहली बार बहुत सारी किताबें इस पे लिखी गई, इस पे बहुत सारे नॉवल सामने आए। तब आप ये समझिए कि थर्मोमीटर भी नहीं बना था। तो थर्मोमीटर जैसा एक छोटा सा डिवाइस भी आज के टाइम में उस समय साइंस फिक्शन लगता था। बैरोमीटर्स नहीं होते थे कि आप नाप सकें। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज के समय में हमें दिनचर्या का पार्ट लगती हैं, पर जब हम गौर करते हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले उसके बारे में क्या सोचा गया होगा, तो सब कल्पना ही लगता है। बहुत थिन लाइन है साइंस फिक्शन में और साइंस रियलिटी में। तो एक लाइटर नोट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे राइटर साइंस फिक्शन से जुड़े हैं। कि जब भी हम साइंस फिक्शन में कोई पहला ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं, वो है टाइम ट्रैवल मशीन। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आपकी फेवरेट जो टाइम ट्रैवल मशीन होगी उसका डिज़ाइन कैसा होगा, और उसमें आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में जाना चाहेंगे? अतुल जी। देखिए, मैंने तो कभी टाइम मशीन देखी नहीं है, तो मैं वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ। लेकिन आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो पहला प्रश्न तो ये है कि वो कैसी दिखेगी। तो मुझे लगता है कि वो दिखेगी ही नहीं, और दिखेगी तो उसमें से सब कुछ साफ दिखेगा। मतलब वो ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसलूसेंट नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन शायद आपका ये था कि अतीत में जाना चाहेंगे या भविष्य में जाना चाहेंगे। तो फाइनेंस वाले थोड़े सेफ़र प्ले करते हैं, तो मैं अतीत में ही जाना चाहूँगा, फ्यूचर में नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि अतीत मेरा देखा भाला है और मैं उस पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर मोमेंट पे जा सकता हूँ जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और फ्यूचर में अगर मैं किसी गलत जगह पे पहुँच गया तो प्रॉब्लम मुझे। सही। नमस्कार दोस्तों। हाँ, पहला सवाल था आपका कि आपकी टाइम मशीन का डिज़ाइन क्या हो, डिजाइन कैसा हो। देखिए, साइंस में हमेशा अकल्पनीय की कल्पना की जाती है, तो ये कोई किसी एक फ्रेम में बंधा हुआ चीज़ नहीं होगी। मैं जब OTT पर या नेटफ्लिक्स पर साइंस फिक्शन देखता हूँ तो हर बार एक नए तरीके की मशीन नज़र आती है। तो मैं हर बार एक नई मशीन देखना चाहूँगा जो अलग शेप में हो, इतनी विशाल हो, और शायद एक दिन प्रकाश की गति से चल सके या प्रकाश वर्ष की रफ्तार से चल सके। नहीं तो हम आज जो कल्पना की जाती है विज्ञान कथाओं में, ये काफ़ी हद तक कई बार झूठ भी होती है। क्योंकि विज्ञान में जहाँ फैंटेसी का बहुत ज़्यादा मात्रा में अंश आ जाता है, तो वहाँ पर फिर लेखक तर्क पर नहीं, भावना पर कहानी लिखने लगता है। तो समय के अनुसार टाइम मशीन का स्वरूप भी बदलेगा। और अभी मैंने एक फिल्म देखी थी, ट्रांसफर। इतनी अद्भुत मशीन बनाई थी उसमें, और उसमें ट्रेवल कर रहे हैं लोग जो 84 साल बाद वहां पहुंचने वाले हैं। तो उसमें दिखाया गया था कि सबको प्रसुप्त अवस्था में रखा है, उनकी उम्र नहीं बढ़े जिससे। तो मशीन का आकार भले ही कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर जो गैजेट्स होने चाहिए वो बहुत ही आधुनिक होने चाहिए। वो पूरी दुनिया उसमें एक समाई हुई होनी चाहिए। उसमें नए नए पौधे उग रहे हैं, उसमें नई नई, यहाँ तक रोबोट भी वहाँ पर मानवीय संवेदना वाले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बदलेगा मशीन का स्वरूप भी बदलेगा। और दूसरा सवाल था कि अतीत या भविष्य? मैं भविष्य में जाना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि भविष्य में जाने से मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो मुझे अतीत में भी ले जा सकती है, और मैं भविष्य की सारी खोजों को, सारी दवाइयों को, सारी उपलब्धियों को लेकर अतीत में जाना चाहूँगा। और जो वहाँ पर जो समस्याएं होती थी
जिससे वो दोबारा ना पैदा हो या उसको वहीं रोका जा सके। बहुत बहुत भविष्य के लिए तो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन किताबें लिख ही रहा है, पर अतीत में जैसे हम याद करते हैं भारतीय सिनेमा में टीवी सीरियल में कैप्टन व्योम रहे, करिश्मा का करिश्मा रहा, आप समझ सकते हैं कि इंद्रधनुष जैसे साइंस विज्ञान के टीवी शोज रहे। तो मैं यही जानना चाहूँगा आपके अपने पठन में या लेखन में कि ऐसा हिंदी साहित्य के साथ कम देखने में क्यों मिलता है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसके बदलाव को बहुत सतत गति दी जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लिखा जाए, पढ़ा जाए। देखिए जैन जी, दुर्भाग्यपूर्वक मैंने इनमें से कोई भी सीरियल नहीं देखा है। मैं अपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखता था, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का मर्म समझ पा रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, जैसे समीर गांगुली जी जो साथ बैठे हैं मंच पर, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं सुपर हीरोज़ के विषय में भी और इस तरह के नए कैरेक्टर के विषय में भी। और अभी मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ी इमेच्योर है भारत में, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। तो जैसे जैसे कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ेगी, लोगों के प्रायोरिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों की थिंकिंग बढ़ेगी, लोगों की इच्छाएं बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ आगे का लिखा जाएगा आने वाले समय में। समीर जी, सवाल आपका ये है कि जितने अतीत में हमारे इंडियन टीवी शोज़ रहे हैं, उनके अलावा हिंदी साहित्य में विज्ञान फैंटेसी को लेके जो निराशा रही है, उसको देखकर आप क्या कहते हैं कि हमें क्या बदलाव लाने चाहिए जिससे आने वाले कुछ ही सालों में हम वो गति ला सकें कि इस तरह का कंटेंट लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए? करेक्ट। एक तो यह विज्ञान कथाओं के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। इस समय 2 ही पत्रिकाएं, विज्ञान पत्रिकाएं प्रमुखता से छप रही है। उनमें से एक है विज्ञान प्रगति। उसके जो संपादक हैं मनीष मोहन गोरे जी, किसी भी समय पहुंचेंगे यहाँ पर। वो बहुत अच्छा, बहुत पुरानी पत्रिका है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी प्रसार संख्या भी अच्छी है। और दूसरी पत्रिका है आईसेक्ट से प्रकाशित होने वाली इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए। ये लोग क्या करते हैं, हर अंक में एक कहानी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है, इन दोनों के संपादकों से मेरी अक्सर बात होती रहती है, कहानियां मिलते ही नहीं है। विज्ञान कथाओं के लिए लिखने वाले नहीं है। विज्ञान कथाओं के वो लिखने के लिए डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विज्ञान की देखिए अलग अलग शाखाएं हैं, एग्रीकल्चर है, मल्टीवर्स है, एआई है, रोबोटिक्स है, जेनोमिंग है। तो हर एक के लिए एक तो विषयगत ज्ञान होना चाहिए, दूसरी उसकी टर्मिनोलॉजी का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी पाठक पर हावी ना हो, लेखक के पास ये हुनर भी होना चाहिए। और ये हो सकता है जब हमारे नई पीढ़ी उसमें शामिल हो। लेकिन नई पीढ़ी क्यों शामिल होगी? क्योंकि यहाँ प्रोत्साहन नहीं है। आज प्रिंट मीडिया के लिए जो लेखक लिख रहे हैं वो स्वांत सुखाए ही लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जरूर बहुत अच्छा पेइंग है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पर अभी कम से कम हिंदी में तो कोई भी प्रोड्यूसर इस तरह की रचनाओं की मांग नहीं करता है। किसी हिंदी उपन्यास को नहीं देखेगा कि इस पर साइंस फिल्म बन सकती है कि नहीं। हो सकता है एक समय आए। मैं बताऊं, मेरा ही एक किस्सा सुनाऊं कि मेरी एक किताब छपी है आईसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल से। इसमें एक कहानी है सतरंगी दाढ़ी वाला बूढ़ा। इसमें मैंने बच्चों की कहानी थी या किशोरों की। मैंने इसमें एक कल्पना की थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लीजिए, आप ही का मंच है। मैंने इसमें एक कल्पना की थी कि आज जो दुनिया भर में जो तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही है हमारे पास जनसंख्या विस्फोट के कारण, सबसे पहले हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, और दूसरा है खाद्यान्न की, खाने पीने की चीज़ें की शॉर्टेज हो रही है,
बीमारियां फैल रही है, प्रदूषण हो रहा है, तो इसका हल क्या हो सकता है? तो मैंने कल्पना की थी कि या तो विज्ञान के जरिए या फिर प्रकृति के जरिए अगर सभी प्राणियों के कद घटने लग जाए और वो बहुत छोटे हो जाए तो ये समस्या अपने आप काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। मैंने इस कहानी को कई जगह भेजा, लेकिन किसी भी एक प्रकाशक ने नहीं छापा इसको, क्योंकि ये कहानी या तो इतनी एब्सर्ड थी या हमारे संपादक समय से पीछे के थे। लेकिन क्या हुआ, उस कुछ समय बाद, ये कहानी के लिखने जाने के 2 साल बाद, मैं नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म देख रहा था साइंस फिक्शन, उसका नाम था डाउन साइजिंग, और वो बिल्कुल इसी थीम पर थी। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम अगर अच्छा लिखे भी तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और हिंदी में तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ये हमारे हाथ में नहीं है कि कैसे मिलेगा। लेकिन तसल्ली ये होती है कि अरे हमारी कम से कम सोच तो है। अगर हम इस तरह के सोचते रहें और नई पीढ़ी भी सोचती रहे, और मेरे साथ खुशनसीबी यह है कि ये किताब रूप में तो आ गई है, इसमें 8 कहानियां और भी हैं। अगर ये कल इसका अंग्रेजी अनुवाद भी होता है या किसी अच्छे पाठक तक जाती है या कोई अच्छा प्रोड्यूसर हिंदी की किताबें खंगालता है और उसको साइंस फिक्शन मिलते हैं, तो शायद हम लोग का भी नंबर आएगा और एक अच्छी खासी रॉयल्टी से संतोष होगा अपने को भी, जिसकी आजकल काफी चर्चा है। धन्यवाद। रॉयल्टी फिक्शन ना बन जाए, इसका ध्यान रखा जाए। जब हम फिक्शन की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमें साइंस फिक्शन में रॉकेट दिखाया जाता है, या रोबोट दिखाया जाता है, या एलियंस दिखाए जाते हैं। ये 3 विषय मुझे लगता है कि आम हो गए हैं साइंस फिक्शन को लेके, धारणा सी बन गई है। बच्चों को तो ये अच्छे ही लगते हैं कि उनको चलता फिरता कुछ खिलौना दिख रहा है तो रोबोट्स दिख रहे हैं। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं, मेरी उम्र के जितने भी युवा हैं, वो जो भी साइंस फिक्शन फैंटेसी रिलेटेड कंटेंट है वो बाहर देखते हैं। इंडिया में उस तरह का कुछ देखने को मिलता नहीं। अगर हम ये देखें कि इंडिया में साइंस में क्या हो रहा है, तो साइंस में हमारे पास हमारे ही वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारी ऐसी अद्भुत उपलब्धियां हैं जिनके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है। तो हम साइंस के बारे में ही चर्चा नहीं कर पा रहे, तो उसके फिक्शन वर्जन के बारे में तो हम क्या ही चर्चा करेंगे। मेरा आप दोनों से यही सवाल है कि साइंस की जो रियलिटी है उसको फिक्शन में लिखने का जो चैलेंज है वो कैसा है, और हम क्या ऐसा उसमें बदलाव कर सकते हैं कि ये जो चलन है कि हमें बाहर की तरफ देखना पड़ रहा है कंटेंट को लेके, वो इंडिया में फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे बने। तो मिथिलेश जी, आपको एलियन से क्या दिक्कत है? एलियंस का तो दिक्कत कुछ नहीं है, बट वो है जो भी बाहर का वो एलियन है जी। इसलिए। तो देखिए, आपका सवाल सीधा ये है कि हम बाहर की तरफ क्यों देखते हैं। मुझे नहीं लगता सुमीर गांगुली जी जैसे लेखक हमारे साथ बैठे हैं, और जैसा इन्होंने अभी ये सतरंगी दाढ़ी वाला बूढ़ा के बारे में एक छोटी सी बात बताई, तो ये तो उल्टा हो रहा है कि बाहर के लोगों की सीरीज़ ये बाद में देख रहे हैं और खुद ये पहले लिख रहे हैं। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि जब हमें साइंस फिक्शन लिखना होता है तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। अगर कहानी भारतीय नहीं होगी तो भारतीय पाठकों के लिए समस्या आएगी ही आएगी। और हमारा देश इस समय साइंस में बहुत प्रगति कर रहा है, और ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि हम बाहर के कथानकों से प्रभावित ही रहें और उन्हीं को यहाँ पर लाएं। तो मैं इस प्रश्न से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। समीर जी, सबसे पहले तो हमें साइंस फिक्शन या साइंस फैंटेसी और मिथक में जो अंतर है उसको स्पष्ट करना होगा। देखिए, साइंस क्या है? साइंस स्टोरी जो है या साइंस फिक्शन जो है वो हमेशा फैक्ट्स पर लिखी जाती है। उसमें फैंटेसी का अंश उतना ही होता है और वो एक मिलावट के रूप में होता है। ठीक उस तरह जिस तरह एक ज्वेलर अपना काम करता है ना, 24 कैरेट सोने का
आभूषण नहीं बन सकता, उसमें थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ती है। इसी तरह साइंस फिक्शंस में भी थोड़ा सा फैंटेसी का समावेश हो और वो तर्कसंगत तरीके से हो और उसमें ज्वेलर राइटर भी ज्वेलर जैसा हुनरमंद हो तो साइंस फिक्शन बनता है। नहीं तो मिथक बनकर उसमें या फैंटेसी यानी अति कल्पना बनकर वो कुछ भी लिखा जा सकता है। और हमारे हिंदी में बहुत सारा काम ऐसा ही हुआ है और कुछ चीज़ें तो प्रमाणित होने के बाद भी अभी भी लिखी जा रही है कि ये काम नहीं हो सकते हैं, हम लोग अतीत में या फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लिखे जा रहे हैं। हमें एलियन कहीं नहीं मिले हैं अभी तक, फिर भी उन पर काफ़ी देर, अभी भी उड़न तश्तरियों पर भी मैं अभी हाल ही में सुन रहा था कि एक सज्जन ने उड़न तश्तरियों पर एक किताब लिखी और उस पर वो उस शीर्षक संबंधित सुझाव मांग रहे हैं। तो जो चीज़ें नहीं है उनसे विज्ञान लेखन करते समय थोड़ा सा बचना चाहिए। और क्या, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विज्ञान और कल्पना में सोने के आभूषण बनने जितना ही प्रयास है कि वो फैक्चुअल ज़्यादा हो। पर अगर मैं इसका एग्जांपल आपसे जानना चाहूँ कि आपके अपने लेखन में जब आपको फैक्ट्स को मनोरंजन के तौर पे पाठकों तक पहुँचाना रहा होगा तो वो प्रक्रिया कैसी है? मतलब आप फैक्ट्स को मनोरंजन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो प्रोसेस कैसा है? हाँ, उसमें थोड़ा बहुत फैंटेसी का सहारा लेना पड़ता है। अभी जो सतरंगी दाढ़ी वाला बूढ़ा, या मैं एक दूसरी कहानी की बात करता हूँ, विज्ञान प्रगति में ही मेरी कहानी छपकी थी पापा की खोज। उसमें ये जो खोज था इसके मैंने दो अर्थ लिए थे। एक तो जो पापा जो थे वो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एक खोज की थी, लेकिन क्या हुआ बाद में पापा को ही किडनैप कर लिया गया, तो पापा की खोज शुरू हुई। और उस खोज में पापा ने जो एक खोज किया था, उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया था जो कि वो था कि हमारे जो इसमें जो कहीं अगर ये भूकंप आ जाए या भूस्खलन हो जाए या समुद्री उसको क्या नहीं, वो जो ग्लेशियर जो रहते हैं उससे क्या बोलते हैं, एवलांच, उसमें अगर मनुष्य दब गया हो तो उसको कैसे खोजा जाएगा। तो वो आदमी वो रिसर्च कर रहा था और करते करते वो अपना एक साइड बाय साइड एक और रिसर्च करता है जिसमें एक छोटे से कुत्ते का प्रोटोटाइप बनाता है और उसमें वो रखता है कि ये अगर इसको फीड कर दिया जाए किसको किसको खोजना है तो ये उसको खोज लेगा। तो ये कहानी मेरी उस तरह की थी, तो इसमें कल्पना तत्व भी था और कहीं तथ्य भी था कि इस तरह की चीजें संभव हो सकती है। ऐसी एक मेरी दूसरी कहानी थी क्रिस्टल, जो बहुत पहले विज्ञान प्रगति में ही छपी थी। उसमें मैंने कल्पना की थी कि डायमंड्स प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। डायमंड क्या है? कार्बन का ही एक रूप है जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा ताप को देकर कोयले से बनता है या कार्बन से बनता है। तो अगर हम लोग लेबोरेटरी में ऐसा बना सकें तो वो डायमंड भी बन सकेगा। अब मेरे लिए हैरान, उस समय तो मेरी ये कल्पना थी, वो करीब मेरे ख्याल से 85-86 में ये कहानी छपी थी, तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं विज्ञापन क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं कॉपीराइटर हूँ। तो मेरे पास एक दिन एक कॉपी आई एक क्लाइंट की जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग लैब में डायमंड बना रहे हैं, आर्टिफिशियल डायमंड बना रहे हैं उस कंपनी का, उसका मुझे एक विज्ञापन लिखना था। तो मैंने प्रोग्राम इसके क्लाइंट एग्जीक्यूटिव से पूछा कि मेरे उस क्लाइंट से जरा बात कराओगे क्या। तो फिर मैंने मुझसे पूछा कि क्या लैब में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यस सर, लैब में तो बहुत साल पहले बनाए जा चुके हैं और वो जो बने थे वो खाली कमर्शियल यूज के लिए बने थे, जैसे कि कांच को काटना हो तो उसके लिए भी हीरे की जरूरत होती है, कमर्शियल यूज के लिए होते हैं। लेकिन अभी ज्वेलरी के लिए भी लैब में डायमंड्स बन रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक जो मैंने कल्पना की थी वो भविष्य में जाकर वो सही भी साबित हो रही है। लेकिन हो सकता है मेरी तरह कल्पना और ने भी की होगी और मेरे पास इसका कोई प्रोप्राइटरशिप या कॉपीराइट नहीं था, तो मैं कोई दावा भी नहीं कर सकता कि ये
सर्वप्रथम मैंने ही ये इस तरह की कल्पना की थी। जैन जी, मेरे ख्याल से उत्तर में नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा लिख कहा। अतुल जी आप बताएं। मेरा सवाल यही था कि एज ए लेखक जब आप फैक्ट्स और फिक्शन को जोड़ना शुरू करते हैं तो पहला सवाल तो यही होता है कि कहानी भी अच्छी बने, पर पाठक के तौर पे आपको मनोरंजन भी उसमें जोड़ना होता है। वो समन्वय आप कैसे बनाते हैं? देखिए, कहानी तो वही अच्छी होती है जिसको लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ेंगे तभी जबकि वो एंटरटेनिंग होगी। आप कोई भी विधा हो, मेरे ख्याल से आपको एंटरटेनमेंट को या पठनीयता को ऊपर रखना ही पड़ेगा। और आप कितना भी, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या साइंटिस्ट हैं, तब आप एक साइंस फिक्शन लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उत्साह में आके बहुत ज़्यादा फैक्ट्स लिख जाएं, बहुत ज़्यादा आप डीप चले जाएं, लेकिन उसका भी इलाज है, और उसके इलाज का नाम है एडिटिंग। तो या तो आप खुद एडिटिंग करें तो आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ ज़्यादा डीप में लिख दिया है और आप उसको पठनीयता की दृष्टि से अच्छा नहीं मानते तो आप हटा सकते हैं। नहीं तो आपका पब्लिशर, अगर वो साइंटिस्ट है तो वो भी पठनीयता को ही प्रेफरेंस देगा। और बेसिकली साइंस की कोई भी थीम है जिस पे आप लिख रहे हैं, वो अपने आप में एक संपूर्ण एलिमेंट है, और जब आप उस थीम के आसपास कहानी लिखते हैं तो उसमें आपके अपने खुद के एक्सपीरियंस और खुद की रिसर्च का बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए एक लेखक के तौर पर इस समय बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, जिसमें आपके पास सारे टूल्स हैं, जिसमें आप बहुत डीप रिसर्च कर सकते हैं जिस भी विषय पे आप लिख रहे हैं। बिल्कुल। मैं अगर अपने फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की जर्नी के बारे में कहूँ कि जिस तरह का कंटेंट हमें डिस्कस करना पड़ता है, एक पूरी रात मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, वो सुबह 5 बजे उठे ही थे। मतलब वो उठे क्या थे, उठाए गए थे मेरे द्वारा। क्वांटम एंटेंगलमेंट और टाइम मशीन पे हमारी चर्चा कोई 2 घंटे चली, और वो प्रॉपर फिजिसिस्ट हैं, समझते हैं चीज़ों को। पर जिस तरह के सवाल मैंने किए एक लेखक के तौर पे कि मैं उन चीज़ों को समझ सकूं कि उसमें कल्पना कितनी जोड़ी जा सकती है, वो ये कह रहे थे कि ये आज कल्पना लग सकता है, पर जिस फैक्चुअल पॉइंटर्स पे हम बात कर रहे थे कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, वो उन्होंने कहा कि क्यों का जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट ये डायरेक्शन बड़ी सही है। तो साइंस फिक्शन मनोरंजन मेरे हिसाब से तभी लगता है कि वो पहला जो सवाल है कि ये कैसे होगा और क्यों होगा, वो सवाल अगर बहुत अच्छे पूछे जाएं तो आके आपकी कहानियों में जो मनोरंजन है वो बहुत बेहतरीन निकल के ही आता है। और इसी के साथ ये सवाल बनता है कि जब यही फैक्चुअल डेटा और रियलिटी आपस में टकराने लगते हैं कि कौन सा हमें पक्ष रखना है, कौन सा पक्ष नहीं रखना है, तो फैक्चुअल डेटा कई बार बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। उसका थीसिस अगर आप समझाने लगो तो उस पर एक किताब अलग से लिखी जा सकती है। अगर मैं जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट का ही बात करूं या ब्लैक होल के होराइजन की बात करूं तो उस पर पूरा एक चैप्टर लिखा जा सकता है। पर जब वही चीज़ इंटरस्टेलर में दिखती है तो लोग भव्यता में मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते हैं, बजाय समझने की कि वो हो क्या रहा है। वो समझने का काम शायद यूट्यूब पे एक रिव्यू वीडियो में ज़्यादा देखा जाता है। तो एज ए लेखक आपको इस तरह की कल्पना करना भी कि मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रहा हूँ जो हो सकता है पाठकों के लिए इसलिए चैलेंजिंग है कि आपके लिए भी चैलेंजिंग है, तो वो पूरा चैप्टर या पूरा अंश या वो पूरी किताब आपके लिए कैसे बन के निकल के आती है? मतलब वो प्रोसेस क्या है एज ए लेखक? देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन नहीं लिखे हैं। मेरी जो लास्ट किताब है वो एक टोटल साइंस फिक्शन है 7.6, और आप ही के यहाँ से प्रकाशित हुई है फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से। तो साइंस फिक्शन लिखने का प्रोसेस यही है कि आपको जो आपके साइंस के साथ एक्सपीरियंस हैं और जो आपको रोमांचित करते हैं, आप वही लिखना बेहतर रहता है लेखक के लिए। क्योंकि अगर जो आप लिख रहे हैं वो आपको रोमांचित नहीं कर पा रहा है, आप उसमें रोज़ लिखने के लिए प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं, या आपको वो बोरिंग लग रहा है, तो वो सब्जेक्ट पाठकों को भी डेफिनेटली बोरिंग ही लगेगा। तो इंटरस्टेलर की आपने बात की और इस तरह की साइंस फिक्शंस की आपने बात की, तो बात घूम फिर के कॉमर्स पे आ जाती है। बेशक हम साइंस फिक्शन के सेशन में हैं,
लेकिन पूरे विश्व में जो चलता है उसमें 50% रोड कॉमर्स का भी रहता है। तो जब आपकी आवश्यकताएं एक मैस्लोस थ्योरी के हिसाब से पूरा एस्टीम पे पहुंच जाती हैं पिरामिड में, तो आप अपनी दैनिक ज़रूरतों को छोड़ के आप एक सबसे ऊंचे आकाश की तरफ देखते हैं, और आपके पास उतना पैसा होता है, उतना आपके पास संसाधन होते हैं बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, तो आप ऐसा सोच भी पाते हैं, आप ऐसा लिख भी पाते हैं, आप ऐसा अनुभव भी कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन राइटर सफल रहे हैं अफ्रीका में। तो इसको आपको कॉमर्स के साथ जोड़ के डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारा देश आज साइंस में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत से देशों को, चाहे हम फोर्थ इकोनॉमी हैं, लेकिन हम साइंस फिक्शन के मामले में जिस तरह से इसरो है या जिस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, तो जब ये लिखने पे आ जाएंगे तो ये बहुत कमाल भी करेंगे और बहुत धमाल भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। समीर जी, आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे? मैं अपने अनुभव से ही एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं फ्लाई ड्रीम्स का और इनके दोनों बड़े ही उत्साही और जोशीले संपादकों का, फाउंडर्स का, मालिकों का शुक्रगुजार होना चाहूँगा कि इन्होंने विज्ञान कथाओं को बहुत सीरियसली लिया है। साइंस फैंटेसी के नए किताबें छाप रहे हैं, और मेरी तो इनके साथ जब शुरुआत हुई तो मैंने सबसे पहला साइंस फिक्शन ही दिया था और दूसरा फैंटेसी था, और एक साथ इन्होंने 2 किताबें बहुत ही मतलब उत्सुकता के साथ और बहुत ही स्वागत के साथ छापी थी। और ये भी मुझे ये भी कहा था कि शायद हम लोग को कमर्शियली इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसे छापना चाहेंगे। और मिथिलेश वहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे होंगे, उन्हें याद भी आ रहा होगा, उनका ये भी कहना था, इतना देखिए जो एक विश्वास होता है कि समीर जी भले ही आज ये किताब मेरी 5 कॉपियाँ भी नहीं बिके, लेकिन ये 5 साल बाद या 10 साल बाद ये 5000 भी बिकेंगी, क्योंकि मैं समय के साथ इनमें बहुत सारी नई नई किताबें डालूंगा। और मुझे लगता है वो धीरे धीरे आ रही है। अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ी सी सुंदर सी किताब छापी है, 325 साल का आदमी। तो आज उसके बाद मैं अपना जो उदाहरण देना चाहूँगा, विज्ञान कथाओं को लिखते समय हमें क्या रूपरेखा उसकी कैसे बनती है। प्रकाशन विभाग से मेरी एक किताब आई है, एक साइंस फिक्शन है, मिशन ग्रीन वॉर। अब मैंने क्या देखा कि विज्ञान की जो कहानियां या उपन्यास जो लिखा जाता है, वो तो या तो मल्टीवर्स यानी कि अंतरिक्ष पर लिखा जा रहा है या एलियंस पर लिखा जा रहा है। मेरा भी 1980 में एक उपन्यास छपा था मेला में, जेट जूइंग की डायरी। वो एलियन को लेकर ही, एलियन तो नहीं, मल्टीवर्स को लेकर था। एक वैज्ञानिक अपने चिंपैंजी के साथ विभिन्न ग्रहों की यात्रा करता है, चिंपैंजी उसका असिस्टेंट है। लेकिन अभी मुझे एक धरती की हकीकत पर लिखना था, तो मैंने कहा कि चलिए एग्रीकल्चर को इसका विषय लेते हैं। मैंने एग्रीकल्चर पर यह उपन्यास लिखा, और इसमें मैंने कृषि की विभिन्न समस्याओं और कृषि की भावी संभावनाओं की, अनंत संभावनाओं के बारे में लिखा कि हमारे पास जब जमीन नहीं रहेगी हम खेती कहाँ करेंगे। हर जगह घर बन रहे हैं, हर जगह कमर्शियल यूज हो रहा है। मैं देख नहीं पा रहा हूं भाई। थैंक यू। तो मैंने उसके लिए रिसर्च करने शुरू कर दी। अगर बिना मिट्टी के फसलें उगाई जाए, क्या उगाई जा सकती है? तो मैंने वीडियो देखे, मैंने किताबें पढ़ी, और पता शायद उसको हाइपोजेनिक्स कहते हैं, पानी में भी फसलें उगाई जा सकती है। और कुछ
फसलें पानी में या कुछ दूसरे पदार्थों को लेकर, जैसे नारियल की जटाओं को लेकर और मिट्टी के विकल्प के रूप में, तो उस तरह से खीरे की, ककड़ी की ये खेतियां की जा सकती है। फिर मैंने सोचा कि अगर जमीन नहीं है तो क्या है, हम लोग वर्टिकल खेती क्यों ना करना शुरू करें। वर्टिकल खेती की जा सकती है। फिर मुझे याद आया कि डल लेक में घूमते हुए श्रीनगर में मैंने देखा था वहाँ फ्लोटिंग खेती होती है, यानी कि मिट्टी के टुकड़ों पर। तो क्यों ना समुद्र में खेती का विकल्प ढूंढा जाए, रेगिस्तान में खेती के बारे में संभावनाएं को करिए। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, जगह जगह से मटेरियल लिया और उस तरह से उपन्यास लिखा। और फिर क्या क्या चुनौतियां होंगी उसकी, फिर ये लिया मैंने कि जिस तरह आज किसी भी राष्ट्र के लिए कभी ऑयल जिस राष्ट्र के पास ज़्यादा था वो सबसे सशक्त राष्ट्र, सबसे ताकतवर था, उसके बाद दूसरे आ गए पावर वाले। तो मैंने ये माना कि भविष्य में जो एग्रीकल्चर में जिस देश के पास अन्न सबसे ज़्यादा होगा वो ही सबसे शक्तिशाली देश होगा। तो उसमें मैंने भारत की कल्पना की थी, लेकिन ये उपन्यास बहुत बोझिल हो सकता था अगर मैं इसको एक थ्रिलर के रूप में नहीं लिखता। तो मैंने इसको एक थ्रिलर का रूप दिया और ये वहां पर से स्वीकृत भी हुआ और अच्छी तरह सराहा भी गया। तो मुझे लगता है कि विज्ञान कथाओं को लिखते समय वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोचक किस तरह से हो, और उसकी भाषा तो रोचकता से भरी होनी ही चाहिए। अजय जी, प्रकाशक के तौर पे मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि समीर जी और अतुल जी ने अपने कई सवालों के जवाब में ये बता ही दिया कि एक तो ये लेखन कठिन है और इसको मनोरंजन और तथ्य के साथ जोड़कर लिखना भी अपने आप में एक तपस्या भर है। और बाकी जो समीर जी ने अपने अनुभव से बताया कि बहुत गिनी हुई मतलब 5 की भी संख्या नहीं है कि जो विज्ञान से जुड़ी कहानियों को प्रकाशित कर रहे हैं। उपन्यास की तरफ तो अभी हम फिर जा ही नहीं सकते कि जब कहानियों का ही इतना बुरा हाल है तो क्या करें। तो मैं सभी युवा लेखकों से अनुरोध ही कर सकता हूँ कि वो जब इस सत्र को सुने और समीर जी और अतुल जी का जो सुझाव उन्होंने दिया है उसके अनुसार जितना बेहतर हो सके एक मनोरंजक विज्ञान और फैंटेसी से जुड़ी किताबें, उपन्यास लिखना शुरू करें। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये प्रकाशित करवा सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा मेरे साथी प्रकाशकों से भी कि वो इस विधा को ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ ताकि लेखन का एक नया स्तर सामने आए। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितना गंभीर विज्ञान है उतना गंभीर इसको अभी साहित्य माना नहीं गया। मेरे दूसरे सवाल पे आते हुए सवाल वही है कि जब हम इतना साइंस फिक्शन पे बात कर चुके हैं तो फैंटेसी का तो दुनिया जो बाहर है, जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे शायद पिछला एक पूरा दशक हो चुका है फैंटेसी पढ़ते हुए, फैंटेसी से रिलेटेड मूवीज़ देखते हुए, जो हमारा पूरा गेमिंग कल्चर है वो देखते हुए। तो विज्ञान से थोड़ा बाहर आते हुए मैं आप दोनों से आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो रीडिंग के तौर पे हो या राइटिंग के तौर पे हो, फैंटेसी लिखना, पढ़ना कैसा अनुभव है और आने वाली पीढ़ी के लिए फैंटेसी में क्या क्या जुड़ा है, उसके बारे में आप अपने विचार रखें। देखिए, फैंटेसी मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7.6 जो मैंने लिखा है वो एक हार्ड रियलिटी है। हम दिल्ली एनसीआर में एक अर्थक्वेक जोन में रह रहे हैं जो जोन 4 में आता है, जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव है, और हम सब बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ के बीच में रह रहे हैं। और वो जब आती हैं तो वो किस तरह से आती हैं, क्यों आती हैं, उनसे कैसे हम सावधान रह सकते हैं, बच सकते हैं। तो मेरा जाती अनुभव सिर्फ हार्डकोर साइंस रियलिटी का है। तो फैंटेसी के बारे में जयंत जी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। फैंटेसी के साथ एक कोट अच्छा चलता है कि द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन इज़ दैट फिक्शन नीड्स टू मेक सेंस।
रियलिटी डजन। तो समीर जी आप बताएं कि आपका फैंटेसी को लेके क्या नज़रिया है? बंगला में कहानी के लिए एक शब्द है गल्प, हिंदी में भी चलता है। गल्प को अगर हम और देसी भाषा में ले लें तो वो गप हो जाती है। और मैंने देखा कि हमारे बचपन के जो स्कूल या मोहल्ले के जो हीरो थे, वो जो जितनी अच्छी गप लगा सकते थे वो हीरो होते थे। और मुझे तो ऐसे ऐसे दोस्त मिले जो फिल्म देखकर आते थे और उसका ट्रेलर ही 1 घंटे में सुनाते थे। ऐसी फेंकना, ऐसा फेंकना, और फिर आसपास के माहौल की ऐसी गप, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते थे। कि मैं देहरादून में रहा हूँ, एक तो हमारे आसपास के जो इलाके थे वो इतने बढ़िया थे। देखिए ना, मैं रायपुर नाम की जगह में रहता था। हमारे आस पास जो था, एक जगह का नाम था रांझा वाला, एक का नाम था तुनो वाला, जोगी वाला, फिर एक प्रेम नगर, तपोवन। इस तरह से जो फैंटेसी पैदा करने वाले सब, लीजिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे मनीष जी आ गए हैं, विज्ञान प्रगति के संपादक, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सीधे मंच पर आ जाए। आइए मनीष जी, आपका बहुत समय से हम इंतजार मैं मनीष सर से निवेदन करूंगा कि हम लोग बड़े लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप एक किसी राजनेता की तरह एकदम समय पे आए। तो सर आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम लोग एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फ्लैटरिंग पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म को चुना। आप अपना संपादन कार्य भी बहुत करते रहे हैं, जिसको समीर जी बता ही रहे थे। मैं समीर जी के उसी प्रश्न से आपको भी जोड़ना चाहूँगा कि मैं पहले मनीष जी का थोड़ा सा परिचय और देना चाहूँगा। जी जी। मनीष जी एक बहुत ही नामी संस्थान इस्पर में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, विज्ञान प्रगति के मुख्य संपादक हैं, बहुत अच्छे साइंस कम्युनिकेटर हैं, देश विदेश में कई जगह ये विज्ञान पर व्याख्यान दे चुके हैं, रेडियो टीवी में अक्सर आते रहते हैं, और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक किताब लिखने के लिए समय निकाला है, और सबको साथ लेकर चलते हैं, और बहुत सारा काम है इनका। काम अगर मैं बताना चाहूँ तो इतने बढ़िया संपादक हैं ये, कि खोज कर ये लेखकों की टीम बनाते हैं और उनसे ऐसे ऐसे काम करवा लेते हैं जो कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। इनको कहानी चाहिए तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और जब तक मैं कहानी नहीं दूंगा ये मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंचासीन सभी लेखकों, विशेषज्ञों, संचारकों, फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन हाउस और यहाँ पर उपस्थित सभी जो इसमें रुचि रखने वाले ऑडियंस हैं, उन सभी को बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग कम से कम कम्युनिकेशन का ये जो प्रोग्राम है और ये किताबों की जो बात हो रही है उसमें आप लोग इंटरेस्ट लेके यहाँ आए हुए हैं, आप सुनना चाहते हैं, आपने समय निकाला है अपने शेड्यूल से, अपने ज़िंदगी से। क्योंकि किताबों की बात कहा जाता है कि किताब का अब दौर नहीं रहा, अब तो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन का जो ये डिजिटल एरा चल रहा है उसका युग आ गया है, और किताबें अब बीते दिनों की बातें हो गई हैं। किताब, पत्र पत्रिकाएं, इसको लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन आपको एक जानकर हैरानी होगी कि कोविड के समय नेशनल बुक ट्रस्ट, जो देश का एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस है वसंत कुंज में, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, उसने कोविड के समय उम्मीद से ज़्यादा किताबें पब्लिश की और उसका बिक्री किया। वो कोई 5 या 6 करोड़ रुपए की एक साल में टर्नओवर उनका हुआ, शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये इस बात को शो करता है कि हम लोग भले अपनी रोज़ की बातचीत में या अपने अनुभवों से
ये कहते चलें कि अब किताब कौन पढ़ता है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। हम लोग सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, लेकिन वहीं हमारा पूरे देश का जो ऑडियंस है वो वहीं पर नहीं है, और वही सिमिलर ऑडियंस किताबें भी पढ़ रहा है। और हमें लगता है कि हमने किताबें छोड़ दिया है, लेकिन आज भी युवा वर्ग में भी जो 10 साल से लेकर 25 साल की उम्र वाले युवा हैं वो भी किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये कहना कि किताबें बीते दिनों की बातें हो गई, इसमें सच्चाई नहीं है। किताबें आज भी हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किताबें पढ़ रहे हों, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों कंप्यूटर पे, लेकिन किताब और पत्र पत्रिकाएं आज भी चल रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, तभी वो पब्लिश हो रही हैं। फ्लाई ड्रीम्स केवल एक जो परिवर्तन आया है, क्रांति आई है, वो इस बात की आई है कि किताबें अब केवल किताबों की शक्ल में नहीं है, प्रिंट मीडिया में नहीं है, उसका स्वरूप बदल गया है। वो डिजिटल फॉर्म में भी हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, डिस्कशन में भी हैं, डायलॉग में भी हैं। तो आज हम लोग जो ये किताबों के एक महफिल में आए हैं, किताबों की दुनिया, किताबों का क्या रोमांच है, उसकी चर्चा करने के लिए, और उसमें विज्ञान भी कहीं है, उसकी भी बात अभी मैं करूँगा। तो किताबें अब अपना रूप रंग बदल चुकी हैं। वो केवल पन्नों में और कागज़ों में नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं है, वो अब हमारे डिजिटल फॉर्मेट में भी हैं, सोशल फॉर्मेट में भी हैं, और हमारे डिस्कशंस में भी हैं। तो इस तरह से, और एक पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट के माध्यम से भी किताबों की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में हमें इस जो ये बदलता हुआ समय है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जिसमें जनसंचार माध्यम अपना रूप, पहले कुछ और था, अभी उसका कुछ और हो गया। उसमें लोगों के जीवन में जो समय की कमी है, उसका भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है कि किताबें अब उस तरह से नहीं पढ़ी जाती हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप बदला है, उस रूप में उसको पढ़ा जा रहा है। और इसीलिए हम लोग आज ये जो फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन है, यहाँ पे आए हुए हैं, और जो मिथिलेश जी और उनकी पूरी टीम है, ये नए समय के लोग हैं, और इन्होंने किताबों की दुनिया को, प्रिंट मीडिया को अपने बाहों में लेके रखा हुआ है। अगर इन्होंने प्रिंट मीडिया को छोड़ के केवल आज की बातों को सोशल मीडिया पे बताते, तो वही वो 20 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट का रील ही बना रहे होते, या उसी विधा में कुछ कर रहे होते। लेकिन इन्होंने किताब जरूरी है, इसको अपने मन में रखा हुआ है, और किताबों में विज्ञान होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, और साहसिक कहानियाँ होनी चाहिए, बच्चों के लिए प्रेरक संदेश होना चाहिए। इन सब जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनको लेके फ्लाई ड्रीम्स काम कर रही है। और जो विज्ञान की किताबें यहाँ पे आई हैं, जिसमें समीर गांगुली जी विज्ञान कथाएं लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, बच्चों को विज्ञान कितना जानना चाहिए। स्कूलों में आप सभी जानते हैं कि स्कूल कॉलेज में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है, वो एक फॉर्मल एजुकेशन होता है। उसमें बच्चे ज़्यादातर जो उनको सीखना है, जितना जो पाठ्यक्रम बताना चाहता है, वो उतना ही सीख पाते हैं। लेकिन जो विज्ञान के कौतूहल, विज्ञान की जिज्ञासाएं हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, प्रकृति में, हमारे घर पर, हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में, हमारे गार्डन में, उन सब में जो विज्ञान छुपा हुआ है, जो तकनीक छुपा हुआ है, उसको बताने के लिए जो प्रेरणा चाहिए होती है बच्चों को, विद्यार्थियों को, वो स्कूल रूम की जो टीचिंग है, वहाँ से दुर्भाग्य से नहीं मिलता है। वो मिलता है फ्लाई ड्रीम्स के इस तरह की किताबों से, या सोशल मीडिया पे अगर कोई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि विज्ञान और वैज्ञानिक किस तरह से काम करते हैं, वैज्ञानिकों के जीवन से कुछ रोचक प्रसंग लेकर
उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। जैसे वो गार्डन का भी मैंने जिक्र किया, उस पर एक छोटा सा मैं कहानी बताता चलूँ कि चार्ल्स डार्विन आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो हमारे नेचुरल सिलेक्शन थियरी है हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसको लेकर एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। इसमें भी भ्रांति है, लोगों को ये लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने कहा था, जबकि वो नेचुरल सिलेक्शन बोला था। हर्बर्ट स्पेंसर हैं जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रतिपादक हैं, उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर में होता है, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करता है। ये डार्विन का नहीं था, लेकिन डार्विन के नाम पे ये भ्रम है। तो यहाँ भी संचार का कहीं ना कहीं चूक है, संचार की भूल है कि जनमानस में ये गलत धारणा कैसे चली गई, जबकि जो वास्तविक सिद्धांत है प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत जो डार्विन ने दिया था, वो लोग नहीं जानते। तो ये खैर अलग बात है। डार्विन अपने एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कीट पतंगे इकट्ठा करने का और एक वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स जो इंसेक्ट को पकड़ के उसमें रखने का होता है कि आइडेंटिफाई कर सके कि इस डेट में मिला था, यहाँ मिला था ये कीड़ा और इसकी ये विशेषताएं हैं, वो डायरी में नोट करते थे। तो ऐसे इंसेक्ट कलेक्शन के बॉक्स थे उनके पास और वो गार्डन में जाते थे। तो एक सुबह वो उठ के गार्डन में गए तो एक इंसेक्ट उनको दिखा जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो उसे पकड़ने के लिए वो उसकी तरफ लपके और एक हाथ में उन्होंने पकड़ लिया। फिर वो अपने वुडन बॉक्स में रखने के लिए आगे बढ़े, तब तक उसी गार्डन में उनको दूसरा एक और इंसेक्ट दिखा, वो भी बहुत यूनिक था, अनोखा था, उन्होंने उसको भी नहीं देखा था। तो दूसरे हाथ से उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो दोनों हाथ उनके एंगेज हो गए। फिर एक और कीड़ा दिख गया जो पेड़ के छाल पे ऊपर जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसको भी मुझे पकड़ना है रखने के लिए अपने कलेक्शन में। अब उनका दोनों हाथ एंगेज था, तो तीसरे को कैसे पकड़े। तो उनके मन में अचानक विचार आया कि एक हाथ वाला जो इंसेक्ट है उसको मुंह में रख लेते हैं। तो उन्होंने मुंह में रख लिया और तीसरे को पकड़ने के लिए हाथ ऐसे बढ़ाया, जब तक वो मुंह में जो इंसेक्ट उनके गया था उसने उनको काट लिया और पॉइजन छोड़ दिया। तो उनको परेशानी हुई, तिलमिलाहट हुई, इतने में वो तीसरा भाग गया। तो उनको इस बात का दुख ज़्यादा नहीं था कि मुझे मुंह में दर्द हो रहा है, कीड़े ने काट लिया। दुख इस बात का ज़्यादा था कि तीसरा मेरे हाथ से निकल गया। तो ये जो जिज्ञासा है, जो पैशन है अपने हॉबी को लेके कि मुझे इंसेक्ट, नए नए स्पीसीज़ के इंसेक्ट कलेक्ट करना है, तो ये वैज्ञानिक इस तरह की प्रवृत्ति के होते। इसीलिए वो जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में, कोई नया इंसेक्ट है या कोई नया एनिमल है, उसको जानना, उसका कोई व्यवहार है, उसको ऑब्ज़र्व करना, देखना। बर्ड वॉचिंग इसी तरह का एक व्यवहार है। भारत के वैज्ञानिक सलीम अली उसके विशेषज्ञ रहे हैं और कहा जाता है कि भारत के जितने भी जंगल हैं, वो किसी भी जंगल, कोई जंगल ऐसा नहीं है जहाँ उनके बूट, उनका जो जूता पहनते थे, उसका फुटप्रिंट वहाँ ना हो। तो इस तरह से बच्चों को कहा जाता है कि वो भी बॉर्न साइंटिस्ट होते हैं, वो जन्म से वैज्ञानिक होते हैं। और क्योंकि उनके अंदर कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है, वो भी कुछ भी नया है उसको जानना चाहते हैं, कुछ अनजान है, अज्ञात है उनको, उसको जानने की जिज्ञासा उनके अंदर 200% होती है। वो उनके सवाल भी बड़े अनोखे होते हैं। प्रोफेसर यशपाल यूजीसी चेयरमैन थे और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे भारत के। उन्होंने टर्निंग पॉइंट जो सीरियल है दूरदर्शन पे, उसमें आते थे और बच्चों के जो अनोखे अलबेले सवाल होते थे, पूरे देश से पोस्ट कार्ड पे बच्चे भेजते थे, उनमें से कुछ सवालों को सिलेक्ट करके उसका जवाब देते थे। तो वो बाद में एनसीईआरटी की किताब में वो डिस्कवर्ड क्वेश्चन करके वो किताब भी पब्लिश हुई है, हिंदी भी आया है, अंग्रेजी संस्करण भी है उसका। तो उसमें इस तरह के सवाल आते थे
और वो एकदम रूटीन में जो किताबी जानकारी है, किताबी भाषा में उसका जवाब नहीं देते थे, उनका जवाब भी अनोखा होता था। इसी अनोखेपन की वजह से यशपाल जाने जाते हैं और देश के बहुत बड़े साइंस कम्युनिकेटर थे। जैसे बच्चों का सवाल होगा, आप लोग भी इससे परिचित होंगे, वो पूछेंगे कि एक बोतल है, इसके अंदर हम हाथी को कैसे डाल सकते हैं, ऐसे सवाल उनके मन में आते हैं। तो ये जो कौतूहल है, यही विज्ञान और तकनीक को नई दिशा देता है, नए आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। तो ये जो नई दिशा और नई प्रेरणा है वो विज्ञान कथाओं से भी मिलती है। विज्ञान कथा कहते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में ही साइंस फिक्शन राइटर हुए हैं, इंडिया में नहीं है, ऐसी एक धारणा है, लेकिन वो गलत है। भारत में भी ढेरों वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने साइंस फिक्शन लिखे हैं। जूल्स वर्न, आइजैक आसिमोव, एडगर एलन पो, यही विज्ञान कथाकार नहीं है दुनिया के। जयंत विष्णु नार्लिकर भी हमारे बहुत बड़े विज्ञान कथाकार हुए हैं, जिनका अभी 20 मई को निधन हुआ है, और वो यशपाल के मित्र थे, विद्यार्थी थे। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यूजीसी का ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आयुका पुणे में, उसके वो डायरेक्टर है, फाउंडर डायरेक्टर है। उन्होंने कई सारी विज्ञान कथाएं लिखी हैं और वो उन सभी विज्ञान कथाओं में उन्होंने बहुत ही अच्छी कल्पना की है। तो जो इनोवेशन और इन्वेंशन, इन दोनों में भी अंतर होता है। इन दोनों को प्रेरित करने के लिए जो एक साहित्य की विधा है, जो सबसे फर्टाइल फॉर्मेट है, वो विज्ञान कथा ही है। जैसे ये जो ऑटोमेटिक डोर होता है, मॉल्स में हम जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुलता है सेंस करके, उसकी कल्पना विज्ञान कथा में की गई है। जो स्वचालित सीढ़ी होती है, उसकी कल्पना विज्ञान कथा में सबसे पहले की गई थी। सैटेलाइट जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मौसम, खेती और तमाम इस तरह के पूर्वानुमान का वो एक मैसेज भेजते हैं पृथ्वी पर, उस सैटेलाइट की कल्पना भी आर्थर सी क्लार्क, जो श्रीलंका के विज्ञान कथाकार थे, उन्होंने दिया था। और जूल्स वर्न का जो इनविजिबल मैन है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कल्पना है। और ये माना जाता है कि अभी जो कल्पना विज्ञान कथाकार आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार वो परिकल्पित कर रहा है, कुछ एज्यूम कर रहा है कि ऐसा हो सकता है अगले 50 साल के बाद, अगले 100 साल के बाद। और ये जितनी कल्पनाएं जो आज साकार हो चुकी हैं, मैंने उदाहरण दिया, स्वचालित सीढ़ी और ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा, सैटेलाइट, ये सभी पहले विज्ञान कथाकारों ने अपनी रचनाओं में, अपनी विज्ञान कथाओं में इसकी कल्पना किया था, और अगले 50 साल, 100 साल में ये वास्तविक धरातल पे आ गए और इनका आविष्कार कर दिया गया। तो उसी तरह जो फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन विज्ञान कथाओं की किताबें पब्लिश करता है, तो वो ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के लिए फैंटेसी है। विज्ञान कहानी के 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है फैंटेसी, दूसरा है फिक्शन। तो जो विज्ञान फंतासी है, साइंस फैंटेसी है, वो कपोल कल्पना है, वो उसमें अवैज्ञानिक बातें होती हैं, उसका विज्ञान के सिद्धांतों से कोई संबंध हो ये जरूरी नहीं होता। जैसे आप लोगों ने वो शक्तिमान सीरियल देखा था, चंद्रकांता, शक्तिमान, ये साइंस फैंटेसी की श्रेणी में आते हैं। और जो नार्लिकर की, आइजैक आसिमोव की, जूल्स वर्न की, समीर गांगुली जी की, लक्ष्मण लोंढे एक हुए हैं विज्ञान कथाकार, देवेंद्र मेवाड़ी जी हुए हैं, अरविंद मिश्र, सुभाष चंद्र लखेड़ा, ऐसे 25 से ज़्यादा विज्ञान कथाकार हैं भारत में। भारत में विज्ञान कथा लिखने वाले लोगों की कमी नहीं है और इसके साहित्य की भी कमी नहीं है। तो ये लोग जो विज्ञान कहानी लिखते हैं, साइंस फिक्शन की श्रेणी में वो आता है, और वो सभी कहानियाँ विज्ञान से उनका रिश्ता है, विज्ञान के सिद्धांतों को पालन करते हुए वो लिखते हैं। वो कपोल कल्पना नहीं है, उसमें एक भविष्य की आहट है
और ये लेकिन विधा साहित्य की है, विज्ञान की विधा नहीं है। विज्ञान कथा तो ज़्यादा होता है और विज्ञान की बातों को बहुत रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपीलिंग तरीके से उसमें इनकारपोरेट किया जाता है कि लोगों की रुचि बनी रहे, लोगों का रोमांच बना रहे और एक मैसेज उसके अंदर हो, और भविष्य में भविष्य की दुनिया कैसे विज्ञान और तकनीक से बदल सकती है, और वो जो भविष्य होगा उसकी हमें पहले से तैयारी कर लें। अगर नकारात्मक भविष्य हमारे सामने आज की दुश्वारियों और वैज्ञानिक प्रगति का जो आगे प्रोसेस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसका समाधान विज्ञान ही कर सकता है। कोविड का एक पैंडेमिक आया, तो ये जो परिस्थितियां हैं भविष्य को किस तरह से बदल सकती हैं, और भविष्य का समाज 100 साल के बाद, 150 साल के बाद कैसा होगा, उसकी कल्पना विज्ञान कथाकार अपनी कहानी में देता है और उसके साथ साथ उसका समाधान भी बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो पृथ्वी समाप्त हो सकती है, लेकिन हम ऐसे ऐसे उपाय करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो ये जो टारगेट है, ये जो भविष्य है हमारा, उसको बदला जा सकता है। और ऐसा ही जीवन जो प्रकृति और मानव समाज को साथ लेके, उसके को एग्जिस्टेंस के साथ हम आगे लेके जाना चाहते हैं, और भविष्य के प्लेनेट पर भी जीवन चालू रहे, जीवन चलता रहे, जारी रहे बड़े अच्छे तरीके से, उसके लिए हमें ये उपाय करने चाहिए। वो विज्ञान कथाकार वो उपाय भी बताता है। तो एक तरह से एक प्रहरी या एक सचेतक भी है, एक संचारक तो है ही विज्ञान कथाकार, लेकिन वो सचेत भी करता है कि भविष्य की दुनिया कैसे होने वाली है और विज्ञान कैसे उसका समाधान दे सकता है, और हम अपने व्यवहार में, अपने डेली बिहेवियर में कैसे परिवर्तन लाएं कि भविष्य हमारा सुकून से भरा हो, सुख से भरा हो, खुशी से भरा हो, जहरीली गैसों से भरा ना हो। तो उसके लिए विज्ञान कथा एक बहुत अच्छी विधा है, एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, और इसके माध्यम से इसको प्रिंट से, किताबों से निकाल के इसको लेके सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट पे इसकी चर्चा की जाए, इसके ऊपर कविताएं लिखी जाएं, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो, फिल्म ऐसे बनाए जाएं जिसमें विज्ञान को खारिज न किया जाए और केवल मनोरंजन के नाम पे, रोमांच के नाम पर, कौतूहल के नाम पे हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों को परोसें और वैज्ञानिक समाधान का जो उसके अंदर पहलू है उसको ना समावेश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो फ्लाई ड्रीम्स इस तरह के प्रयास करने में महारत है उनको, और इसी डायरेक्शन में बाकी समाज के लोगों को भी सामने आना चाहिए, ताकि प्रिंट के अलावा जो दूसरे फॉर्मेट है, दूसरी विधाएं हैं, फिल्में हैं, वीडियो हैं, सोशल मीडिया इतना इम्पैक्टफुल है आज के टाइम पे। हर व्यक्ति एक फिल्म मेकर है, हर व्यक्ति एक एडिटर है, हर व्यक्ति एक राइटर है, क्रिएटर है। तो उसको एक संतुलित दिमाग के साथ, विज्ञान का समुचित इनपुट के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि भविष्य में जो एक परेशानी खड़ी होने के लिए पहले से तैयार है, हमारे आज के एक्टिविटी के टारगेट और रिजल्ट के रूप में, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, और उसे अलग अलग जो पब्लिक जिस तरह के फॉर्मेट को पसंद करती है, वीडियो आजकल ज़्यादा चाहती है पब्लिक देखना, तो वीडियो मैसेज में 2 मिनट में, 5 मिनट में कुछ ऐसा कोई स्टोरी हो जिसके भीतर एक बहुत अच्छा संदेश हो और एक सबक हो, एक सीख हो, लेसन हो, जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेरित करे। ऐसा प्रयास किया जा सकता है किताबों के से आगे चल के। और किताबों की दुनिया तो अपने आप में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है ही, लोगों को पसंद आती है। और नार्लिकर की एक छोटी सी बात है, उसको मैं बता के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि जो एक संतुलन और बैलेंस की मैंने बात किया कि विज्ञान का तत्व और साहित्य का तत्व में क्या बैलेंस होना चाहिए,
कौन सा तत्व कितना हो कितना ना हो, उसको लेके नार्लिकर साहब ने कहा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि कम्युनिकेटिंग साइंस इज़ लाइक बैलेंसिंग ऑन ए थिन वायर। जैसे वो मेलों में एक रस्सी के ऊपर चलने का एक करतब किया जाता है, एक हाथ में डंडे को लेके दोनों की तरफ बैलेंस बनाते हुए दोनों तरफ, और उस पर चलना है। तो साइंस के बारे में लिखना, बोलना और कुछ क्रिएट करना सोशल मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, उसी बैलेंसिंग ऑन ए थिन वायर जैसा है। क्योंकि साइंस की इंफॉर्मेशन ज़्यादा अगर उसमें डाल दिया गया तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग ईडियम्स में देना है जो आज की जनरेशन, आज की जो ऑडियंस है, जिस ईडियम को, जिस मुहावरे को समझती है, उस मुहावरे के साथ कनेक्ट करके। और दूसरा कनेक्शन पब्लिक लाइफ एग्जाम्पल से है। हमारे ज़िंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं उसके साथ जोड़ के जब हम बताएंगे विज्ञान की बातें, तो जो ऑडियंस है वो उसके एंटीना खड़े हो जाएंगे और वो उसको रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ सुनना, पढ़ना, देखना चाहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, गूगल आजकल अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन देता है, अनवेरीफाइड, अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन कोई भी कंटेंट में डालें तो उसके पहले उसको वेरीफाई कर लें। जैसे कोविड के समय ICMR और WHO को हम वेरीफाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रचारित कर रहे थे। उसी तरह विज्ञान की जानकारी को पब्लिक के साथ शेयर करने से पहले, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई तो पब्लिक को लगता है कि जो अखबार में, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वही फाइनल इन्फॉर्मेशन है और ये फैक्ट है। तो पब्लिक नादान भी होती है। तो हमारा दायित्व है कि हम लोग 2 या 3 सोर्स से उसको वेरीफाई कर लें, फिर उसको प्रेजेंट करें, कहानी में, कविता में, प्रिंट में, डिजिटल मीडिया में, या सोशल मीडिया में, या वीडियो के फॉर्म में, या फिल्म के फॉर्म में। तो ये इस तरह से बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और इसी को फॉलो करके हम लोग ये काम को अंजाम दे सकते हैं और पब्लिक को साइंटिफिकली अवेयर कर सकते हैं, और उनको बोर हुए बिना एक विज्ञान की जो बोरिंग कंटेंट समझा जाता है उसको इंटरेस्टिंग कलेवर दे के, उसको रोचक बना के, रुचिकर बना के पब्लिक के बीच में हम शेयर कर सकते हैं, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है। और ये आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि विज्ञान की जो बातें हैं उसी से हमारे जीवन के सॉल्यूशंस उसी में छिपे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।